देखेंगे प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ये है टॉपिक। तो कौन कौन सी प्लानिंग पॉलिसीज हैं जो प्लानिंग और मैनेजमेंट देख रहे हैं के लिए लाई गई हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ये कॉम्प्रिहेंसिवली करेंगे अपन, वो है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024, यूपी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024। इनका टैग लाइन है हरित ऊर्जा, हरित अर्थ, हरित ऊर्जा हरित अर्थव्यवस्था, यूपी पाथ टू नेट जीरो। याद रखना है, कई जगह काम आएगा। हरित ऊर्जा हरित अर्थव्यवस्था, यूपी पाथ टू नेट जीरो। अगला है कि द पॉलिसी एम्स टू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश इनटू ग्रीन हाइड्रोजन हब। इसके पहले वाले पॉलिसी में हमने देखा था इनको डाटा सेंटर हब बनाना था, ये बनाना था, इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाना था, आईटी हब बनाना था। यहाँ पे है ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना है यूपी को, अलाइंड विथ इंडिया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये अलाइंड है इंडिया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और प्रमोटिंग डिकार्बोनाइजेशन प्रमोट करेगा, इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू ग्रीन फ्यूल इकोसिस्टम, हाइड्रोजन वैलीज एंड R&D इन्वेस्टमेंट। तो हमने देखा था EERI, एम्प्लॉयमेंट तो है इसमें, एक्सपोर्ट नहीं है। और ये रीजनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी नहीं है कह सकते हैं कि, लेकिन इनोवेशन है इसमें। तो मेनली तो इसका रोल है डिकार्बोनाइजेशन, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट। नाम से ही लग रहा है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो ये पहले तो इमिशन रिडक्शन का तो होगा, तो डिकार्बोनाइजेशन हो गया, डिकार्बोनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियल इनोवेशन हो गया, और एम्प्लॉयमेंट थ्रू ग्रीन फ्यूल इकोसिस्टम, हाइड्रोजन वैलीज एंड R&D इन्वेस्टमेंट। किसके थ्रू करेगा इसमें? थ्रू होगा ग्रीन फ्यूल इकोसिस्टम बनाए जाएंगे, हाइड्रोजन वैलीज बनाई जाएंगी, और R&D इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इसका ये टैग ये है कि फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइजर्स टू एम्पावरमेंट, यूपी ग्रीन हाइड्रोजन पुश बिगिंस। इलेक्ट्रोलाइजर से एम्पावरमेंट, इलेक्ट्रोलाइजर्स ये करते हैं वाटर को ब्रेक डाउन और बनाते हैं हाइड्रोजन थ्रू सप्लाई ऑफ पावर, इलेक्ट्रिसिटी। अब आते हैं विजन और गोल क्या है। इस्टेब्लिश करना है यूपी एज ए लीडर इन ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना है, यूपी एज ए लीडर इन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड इनोवेशन। और टारगेट है गोल्स बाई 2029 है कि 1 मिलियन मैट्रिक टन पर ईयर, 1 MMTPA इसको बोलते हैं, मीट्रिक टन पर एनम, MMTPA, 1 MMTPA है इनका। ग्रीन हाइड्रोजन ऑब्लिक अमोनिया प्रोडक्शन, इसमें 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और 1.2 लाख जॉब्स क्रिएट करेंगे इससे। तो 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर R&D एंड 1.2 लाख जॉब्स। और इसमें है कि 1 MMTPA हाइड्रोजन अमोनिया प्रोडक्शन, हाइड्रोजन या अमोनिया, क्योंकि NH3 के बाद अमोनिया हाइड्रोजन बन जाता है। तो ये चीजें हो गई। पहला है कि इसमें टारगेट में हो गया कि एक तो कि 1 MMTPA का टारगेट है बाई 2029, और उसके लिए 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और जिससे इस पूरी प्रोसेस में क्रिएट होगा 1.2 लाख जॉब्स। कोर पॉलिसी ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। प्रमोट करना है क्लीन इंडस्ट्रियल फ्यूल एडॉप्शन इन फर्टिलाइजर, रिफाइनिंग एंड स्टील प्रोसेसेस। इन सब में यूज होता है, फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है। हाइड्रोजन को फर्टिलाइजर, हाइड्रोजन से बना सकते हैं अपन अमोनिया, और अमोनिया से फर्टिलाइजर। हैबर प्रोसेस से बनाते हैं H2,
2n2 प्लस 3s3, 3s2 बनता है 2ns3। तो मेनली इसका यूज किया जाएगा फर्टिलाइजर, रिफाइनिंग और स्टील सेक्टर्स में। हाइड्रोजन स्टील सेक्टर में यूज होगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए, रिफाइनिंग में भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है बॉयलर रन करने के लिए, और फर्टिलाइजर में एज ए रॉ मटेरियल भी यूज किया जा सकता है और पावर सोर्स के रूप में भी यूज किया जा सकता है। तो ये क्या प्रमोट करेगा? क्लीन इंडस्ट्रियल फ्यूल अडॉप्शन, मतलब इंडस्ट्री में क्लीन फ्यूल यूज हो सकेगा इसकी, इसके वजह से। और ये कास्ट रिडक्शन को इनेबल करेगा थ्रू थ्रू R&D, इनोवेशन एंड टेक अडॉप्शन। और दूसरा है कि स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, पाइपलाइन, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन। ठीक है, इंपावर करेगा स्टार्टअप और MSME इन हाइड्रोजन इनोवेशन स्पेस, और फैसिलिटेट करेगा लैंड, वाटर एंड पावर फॉर ग्रीन हाइड्रोजन यूनिट्स। लैंड, वाटर एंड पावर, लैंड वाटर एंड पावर फॉर ग्रीन हाइड्रोजन यूनिट्स। ठीक है, अब अपन आते हैं अगला क्या है कि इसमें 3 इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव ऑप्शंस हैं। वही फिर कैपिटल सब्सिडी, इसमें इंटरेस्ट नहीं दिख रहा, कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं ये लोग अप टू 30% ऑफ ECI इन बुंदेलखंड एंड पूर्वांचल, एंड मैक्सिमम 150 करोड़ पर ईयर बूस्टर। तो ये बुंदेलखंड एंड पूर्वांचल के लिए सब्सिडी है, मैक्सिमम 30%। और नेट SGST रिइम्बर्समेंट है, मतलब स्टेट GST को ये रिइम्बर्स करेंगे अप टू 300% ऑफ ECI इन बैकवर्ड एरियाज, एंड 100% फॉर अप टू 16 ईयर्स। ठीक है, ये बेनिफिट्स हैं, हमने देख लिया कि SGST रिइम्बर्समेंट होगा, कैपिटल सब्सिडी मिलेगी खासकर बुंदेलखंड और पूर्वांचल। इसको हम आप बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बुंदेलखंड और पूर्वांचल को BP एरियाज, बिलो पॉवर्टी लाइन से ही समझ लो, BP एरियाज, बुंदेलखंड पूर्वांचल एरियाज। कैपिटल सब्सिडी मिलेगी इन बुंदेलखंड और पूर्वांचल एरियाज, और SGST रिइम्बर्समेंट है पहली, यहाँ पे पहली बार इस तरह का हमने देखा है। और टॉप अप ऑन PLI, तो PLI में जो बेनिफिट मिलेगा उस पर अलग है, 30% ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शन PLI बेनिफिट कैप्ड एट 50%। तो PLI बेनिफिट है, SGST का है, और कैपिटल सब्सिडी है। ये बूस्ट, ये होगा क्या, बूस्टर फॉर मेगा सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट बूस्टर अप टू 4% ऑफ ECI। बार बार ECI बोल क्या रहा है, ECI है क्या? इन्वेस्टमेंट है कुछ शायद, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। एक्सपोर्ट बूस्टर up to 4% of ECI, economic booster up to 4% of ECI for local raw material sourcing, और GCM linked सब्सिडी। ये सारी हैं, एम्प्लॉयमेंट बूस्टर, एक्सपोर्ट बूस्टर, इकोसिस्टम बूस्टर, सब सब्सिडी हैं। अब आते हैं लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सपोर्ट क्या मिलेगा। लैंड एंड इंफ्रा सपोर्ट, लैंड एंड गवर्नमेंट लैंड लीज, गवर्नमेंट लैंड लीज। गवर्नमेंट एंड लैंड लीज में क्या है कि 15,000 एकड़ जो है पर ईयर, और 1 एकड़ पर PSU फॉर 30 ईयर्स। 1 एकड़ पर ईयर, ये 15,000 रुपये पर एकड़ दिया जाएगा, पर मतलब इसमें दिया जाएगा 15,000 रुपये पर एकड़ पर ईयर प्राइवेट को, और 1 एकड़ 1 रुपये पर एकड़ पर ईयर PSU को फॉर 30 ईयर्स। ये मतलब सस्ते रेट पे गवर्नमेंट लैंड लीज दी जाएगी प्राइवेट को, 15,000 पर एकड़ पर ईयर, और PSU को 1 रुपये पर ईयर पर एकड़। और स्टाम्प ड्यूटी 100% एग्जाम्पन, वो हमने देखा है, स्टाम्प ड्यूटी सभी जगह 100% है। लैंड बैंकिंग में ये है कि अप टू 5 एकड़ से आप 5 एकड़ पर मेगावाट ऑफ फॉर सोलर प्लांट्स इन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स, और डीम्ड CLU क्लियरेंस है फॉर लैंड यूज चेंज इन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स। अब देखें वाटर एंड पावर इंसेंटिव्स क्या दिए जाएंगे हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन मिशन को।
Allocation from nearest water source by irrigation department. 100% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो उस पे लगती है वो वेवर होगा फॉर 10 years, जो रिन्यूएबल एनर्जी यूज होगी ग्रीन हाइड्रोजन में। 100% व्हीलिंग एंड ट्रांसमिशन क्रॉस सब्सिडी वेवर। रिन्यूएबल एनर्जी बैंकिंग अलाउड ऑन ए मंथली साइकिल बेसिस। R&D एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम में यह है कि 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट। 50 करोड़ मिलेगा पर इंस्टीट्यूट, पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और स्टार्टअप एलिजिबल फॉर 25 लाख पर ईयर 5 years। स्टार्टअप को फंड दिया जाएगा 5 साल के लिए 50 लाख पर ईयर, 25 लाख पर ईयर। 20% स्टार्टअप इंसेंटिव टू इंक्यूबेटर्स फॉर हैकाथॉन एंड ट्रेनिंग्स। ठीक है। R&D इलेक्ट्रोलाइजर टेक टाइप 4 टैंक्स एंड सोलर थर्मल S2 टेस्टिंग लैब, इन सब के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ये एरियाज होंगे जहाँ पे ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्टार्टअप वगैरह काम करेंगे। वो है इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी के लिए, टाइप 4 टैंक्स के लिए, और सोलर थर्मल हाइड्रोजन के लिए, और टेस्टिंग लैब्स के लिए। इन सब पे ये काम करेंगे। 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बनाए जाएंगे। 50 करोड़ ईच को मिलेगा। और इसके लिए स्टार्टअप भी एलिजिबल हैं, उनको भी फंड दिया जाएगा। ये सब मेन काम करेंगे। R&D में ये काम है इनके। अब अपन आगे बढ़ेंगे, गवर्नेंस फ्रेमवर्क देखेंगे। तो गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या है, इसमें यूपी एंड इंडिया है नोडल एजेंसी फॉर ऑल इम्प्लीमेंटेशन एंड इंसेंटिव। न्यू यूपी नीडा। यूपी नीडा का क्या फुल फॉर्म है? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। यूपी नीडा। यूपी नीडा का फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। यूपी नीडा से आगे हो गया न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और डी से डेवलपमेंट ऐसे एजेंसी। तो यूपी नीडा होगा यूपी उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये करेगी, मेन बॉडी है ये, नोडल एजेंसी है। इंपॉर्ट कमेटी फिर वही होगा चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल पे, तो ठीक है। इंपॉर्ट कमेटी हो गई इसका। और हाई लेवल कमेटी, इंपॉर्ट कमेटी ये मेगा प्रोजेक्ट को अप्रूव करेगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाटर कोऑर्डिनेशन ये सब देगी। इंपॉर्ट कमेटी 3 हो गई। ये एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे पॉलिसी एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग करेगी। हाई लेवल इंपॉवर कमेटी देखेगी अप्रूवल ऑफ मेगा प्रोजेक्ट्स। और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी देखेगी लोकल लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटर कोऑर्डिनेशन। मेनली तो यूपी नीडा करेगा। उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। क्रिटिकल इवोल्यूशन इसका देखा जाए तो चैलेंजेस पहले देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट बियॉन्ड नोएडा नीड्स सपोर्ट। और दूसरा है मॉनिटरिंग कंप्लायंस टू GCM मॉडल। मॉनिटरिंग कंप्लायंस टू GCM मॉडल। और वाटर रिसोर्स और स्ट्रेस है इन एरिड एरियाज, मतलब वाटर नहीं मिलेगा इलेक्ट्रोलाइजर्स के लिए इन एरिड एरियाज। कोऑर्डिनेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड डिजिटाइजेशन। तो ये डिजिटाइजेशन नहीं है, और वाटर स्ट्रेस है इन एरिड एरियाज, और कंप्लायंस टू GCM मॉडल ये लैग करेगा। और बियॉन्ड नोएडा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंस भी इशू है। तो इसका पॉजिटिव क्या है, अट्रैक्टिव है, मल्टी लेयर्ड सब्सिडी दी जा रही है, स्ट्रांग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोकस है, स्टार्टअप पुश है, इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन ड्राइवर है, और एम्प्लॉयमेंट और हाइड्रोजन वैली फोकस है, एम्प्लॉयमेंट एंड हाइड्रोजन वैली फोकस। तो ये खत्म कर दिया इन्होंने, जो इंपॉर्टेंट थी उसको 15 लाइन में खत्म कर दिया। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 इज ए ग्रीन इंडस्ट्रियल लीप, मिक्सिंग क्लीन एनर्जी, फिजिकल सपोर्ट एंड इनोवेशन टू बिल्ड नेट जीरो रेडी हाइड्रोजन पावर्ड उत्तर प्रदेश। क्या क्या स्ट्रेटजी है इनकी? क्लीन एनर्जी, फिजिकल सपोर्ट और इनोवेशन। यहाँ पे दिए हैं हरित हाइड्रोजन से हरित भविष्य, उत्तर प्रदेश लीड इंडिया क्लीन एनर्जी रेनासा घंटा।
अब आते हैं उत्तर प्रदेश की सोलर एनर्जी पॉलिसी। उससे पहले एक बार रिवाइज करेंगे ऊपर वालों का की टेकअवेज क्या है यहाँ से। की टेकअवेज आप उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024, ये कुछ पूछा ही जाएगा, ये कंफर्म है। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024, तो पॉलिसी अलाइंड है इंडिया के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से। अलाइंड है इंडिया के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से, पहला पॉइंट ये रहेगा हमारा। दूसरा है कि यूपी को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने चाहते हैं ये। और इनका मिशन क्या रहे, ये इसका एम क्या है? एम है पहला कि कार्बन इमिशन कम करेंगे, इंडस्ट्रीज को क्लीन बनाना है, डिकार्बोनाइज करना है। पहला एम है डिकार्बोनाइजेशन। दूसरा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब में ही होता है लगभग। डिकार्बोनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इनोवेशन सब में होता है। तो हमने देख लिया ईवी का दो पिलर इसमें लग रहे हैं, एक इनोवेशन लग रहा है और एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लग रहा है। एक्सपोर्ट और ये नहीं लग रहा है, रीजनल डेवलपमेंट। तो एक तो हो गया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, दूसरा है कि इनोवेशन है। और फिर हमने देख लिया ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन ही होता है डिकार्बोनाइज करना, तो तीनों हो गए, इंडस्ट्रियल इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड डिकार्बोनाइजेशन। तो मेथड क्या अपनाएंगे कि ग्रीन फ्यूल इकोसिस्टम बनाएंगे, हाइड्रोजन वैली बनाएंगे और R&D इन्वेस्टमेंट प्रमोट करेंगे, इतना ठीक है। ये हम याद रख सकते हैं, फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइजर्स टू एम्पावरमेंट, यूपी ग्रीन हाइड्रोजन पोस्ट बिगिंस। इसका विजन क्या है इनका, ये मेन का चीज है जो कि नहीं भूलना है। 2029 तक टारगेट इनका ये है कि 1 MMTPA पर 1 MMTPA मिलियन मैट्रिक टन पर एनम हाइड्रोजन या NH3 प्रोडक्शन का इनका टारगेट है। टारगेट क्या है? हर एक पॉलिसी का टारगेट इंपॉर्टेंट होता है कि 1 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम हाइड्रोजन और या ऑब्लिक NH3 इनका बनाने का टारगेट है 2029 तक। और इसमें एक इसके लिए उन्होंने 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेब्लिश करेंगे। इसके अलावा इनोवेशन में हो गया कि 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेब्लिश करेंगे ये। एम्प्लॉयमेंट में हो गया 1.2 लाख जॉब क्रिएट होगा, 1.2 लाख जॉब्स। और डिकार्बोनाइजेशन में उनका ये फोकस है कि हम लोग क्या करेंगे, 1 MMTPA बनाएंगे तो उससे क्या होगा, CO2 रिडक्शन होगा। तो 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे, 1.2 लाख जॉब्स क्रिएट करेंगे और 1 MMTPA 2029 तक प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोजन ऑब्लिक NH3। ये इनका गोल, इतने में पॉलिसी खत्म हो जाएगी मेनली। लेकिन इंसेंटिव्स उसमें क्या है, कोर ऑब्जेक्टिव्स एक बार अगर फिर देखें तो वही क्लीन फ्यूल है, क्लीन इंडस्ट्रियल फ्यूल एडॉप्शन होगा कहाँ पे, फर्टिलाइजर, रिफाइनिंग और स्टील सेक्टर में, जो जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगती है उससे डिकार्बोनाइजेशन होगा, लिंक्ड है इसी से। इनेबल करेंगे कॉस्ट रिडक्शन, तो R&D मतलब हाइड्रोजन कॉस्ट रिडक्शन, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन जो है वो कॉस्टली है, तो इसको रिड्यूस करेंगे थ्रू 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बना रहे हैं। पर्पज होगा कि थ्रू R&D इनोवेशन और टेक अडॉप्शन से कास्ट रिड्यूस करना है। और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, पाइपलाइन, स्टोरेज, ये सब ठीक है, बोल बच्चन है। MSME को एम्पावर करेंगे हाइड्रोजन इनोवेशन स्पेस में। और फैसिलिटेट करेंगे लैंड वाटर पावर ग्रिड हाइड्रोजन यूनिट्स, ठीक है। और इसमें 3 इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स क्या है, पहला तो हमने देखा सब में कैपिटल सब्सिडी है, इसमें भी है। इसमें SGST पे भी सब्सिडी है और टॉप अप दे रहे हैं FPLI पे, ये किसी काम का नहीं है। और लैंड लीज, ये लैंड लीज सस्ते रेट पे लैंड लीज दे रहे हैं, ये भी है। ये इतना याद रखना है, सस्ते रेट पे लैंड लीज दे रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन है। और लैंड बैंकिंग वगैरह जो भी है फैसिलिटीज। वाटर और पावर इसको चाहिए होगा, हमने पहले में देखा था, IT में भी चाहिए था, IT एंड ITS में वाटर एंड पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वाटर एंड पावर, ये सब पे डाल सकते हैं अपन। यहाँ पे इन्होंने बोला कि वाटर और पावर की जो जिम्मेदारी होगी ये होगी डिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट कमेटी, जो हमने आगे देखेंगे, DM हेडेड है, ये कोऑर्डिनेट करेगी वाटर और पावर इंसेंटिव के लिए। तो इस पे इलेक्ट्रिसिटी पे जो ड्यूटी लगती है वो 100% वेव कर दी गई, ना कि इलेक्ट्रिसिटी पैसे लगेंगे इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन उस पे जो ड्यूटी लगी वो वेवर है। ये भी एक इंसेंटिव ही हो गया। वाटर इरिगेशन डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराएगा। R&D पे ये इंपॉर्टेंट है, ये R&D से के थ्रू ही मेनली कास्ट कटिंग होगी उसकी, तभी ये फिजिबल बन पाएगा। तो 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, 50 करोड़ एक हर एक के लिए दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट के कोलेबोरेशन से। 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट इन नेशनल इंस्टीट्यूट
नेशनल इंस्टीट्यूट में बनाए जाएंगे 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, किसी एनआईटी में, आईआईटी में, या फिर उसमें बनाए जाएंगे 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूपी में बनेंगे। 50 करोड़ ईच के लिए दिया गया है, और इसके लिए स्टार्टअप्स भी एलिजिबल हैं। और इसमें यह है कि R&D किस एरिया में करेंगे। पहला तो इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी में करेंगे, इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी में R&D करेंगे। टाइप 4 टैंक्स में करेंगे। सोलर थर्मल में करेंगे, जैसे कि सोलर थर्मल से भी हाइड्रोजन बनाया जा सके। और टेस्टिंग लैब्स में करेंगे। क्या क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइजर में करेंगे, सोलर थर्मल में करेंगे, ये सोलर थर्मल से हाइड्रोजन बनाया जाए। टाइप 4 टैंक्स कुछ होते हैं वो उसमें करेंगे, और टेस्टिंग लैब्स में करेंगे। इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है वो है यूपी नीडा, उत्तर प्रदेश। नीडा का मतलब हो गया न्यू रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यूपी नीडा। और इम्पावर्ड कमेटी इसमें भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल इम्पावर्ड कमेटी हमने देखा ये लैंड इंफ्रा और वाटर कोऑर्डिनेट करेगी। अगला आता है क्रिटिकल इवैल्यूएशन। अगर करा जाए तो इसमें निगेटिव में है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बियॉन्ड नोएडा, और मॉनिटरिंग कंप्लायंस इशू, वाटर रिसोर्स स्टेशन एरिड एरिया, कोलेबोरेशन across डिफरेंट डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड डिजिटाइजेशन। बाकी फायदे में तो वही है, एम्प्लॉयमेंट, डिकार्बोनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट, और अट्रैक्टिव मल्टी लेयर सब्सिडी। ये ठीक है, ये चीजें हैं। अब आते हैं अपन उत्तर प्रदेश की सोलर एनर्जी पॉलिसी जो 22 की थी। तो सूर्य शक्ति से समृद्धि, ये इसका टैग लाइन है, सूर्य शक्ति से समृद्धि। और उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो ये है कि उत्तर प्रदेश या सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 की ये एम करती है 22,000 मेगावाट सोलर कैपेसिटी बाई 26-27। यही इसका क्रक्स है, 22,000 मेगावाट। वहां पे हमने देखा था ऊपर वाले में, हाइड्रोजन मिशन में 1 MMTPA 2029 तक है, ये इनका टारगेट। और 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं, ये इतना ही उसका क्रक्स है। इसका क्रक्स ये है कि इनका टारगेट है 2026-27 तक 22,000 मेगावाट, या इसको सिंपली बोला जाए 22 गीगावाट सोलर का टारगेट है इनका, 22 गीगावाट सोलर। ये आई थी पॉलिसी 2022 में, और 22, 5, 27 5 साल में इनका, 2026-27 में। 22 में आई थी, 5 साल ऐड कर दो, 26-27 में इनका टारगेट है। जब इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, यूपी गवर्नमेंट का ये वाला कार्यकाल 22 में शुरू हुआ, तो 22 से अगला इसमें 27 में होगा, तो 22 से 27 तक है। 22,000 में इनका टारगेट है कि 22,000 मेगावाट अचीव करना है बाई 26-27। सोलर इन सोलर कैपेसिटी इतना होना चाहिए 22 गीगावाट की। रिड्यूसिंग कैसे करेंगे, रिलायंस, इसके लिए इससे फायदा क्या होगा कि रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल कम होगा, ग्रीन एनर्जी का प्रमोशन होगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। जाहिर सी बात है, सोलर का क्या पर्पज है, फॉसिल पे रिडक्शन कम करना है, ग्रीन एनर्जी प्रमोट करना है, और ये प्रमोशन ग्रीन ग्रीन एनर्जी, ये डिकार्बोनाइजेशन इसी को बोलते हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। ये लिखा है कि फ्रॉम रूफटॉप टू सोलर पार्क, यूपी जर्नी टू एनर्जी इंडिपेंडेंस। अब इसका विजन और गोल देख लेते हैं कि स्टैब्लिश करना है यूपी एज ए लीडिंग सोलर एनर्जी स्टेट है, इसका सोलर हब बोल सकते हैं। लिख सकते हैं कि स्टैब्लिश करना है यूपी को एज ए सोलर हब। इसमें 22,000 मेगावाट का, जो ये 22 गीगावाट का सोलर कैपेसिटी है, ये इसमें कैसे कैसे आएगी। 22 गीगावाट का टारगेट है, उसमें से 14 गीगावाट आएगा, और 14 + 8, 14 गीगावाट आएगा सोलर पार्क से, मेगा यूटिलिटी स्केल से आएगा, और 8 आएगा डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर से, मतलब रूफटॉप वगैरह से। डिस्ट्रीब्यूटेड से आएगा 8, और यूटिलिटी स्केल से आएगा 14। यहाँ पे हमने ये देखा कि 14 आएगा यूटिलिटी से, 8 आएगा डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर से। 22 का पूरा टारगेट है। की पॉलिसी फीचर्स क्या है इसमें, यूटिलिटी स्केल को सोलर पास बोलते हैं। ये सोलर यूटिलिटी स्केल सोलर पास से 14 गीगावाट का जो कैपेसिटी है, ये इंक्लूडिंग बुंदेलखंड ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 4,000 आएगा। इस 14,000 में से 4 बुंदेलखंड ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर से आएगा। तो टोटल हमने ये देख लिया कि सोलर पार्क स्टेब्लिश किए जाएंगे, उसमें सोलर यूटिलिटी स्केल के सोलर पार्क, जो सोलर पार्क से 14 आएगा, और रूफटॉप से 8 आएगा। रूफटॉप से
डिस्ट्रीब्यूटेड में केवल रूफटॉप ही नहीं आता, और लोग भी आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक जगह पे लोकेटेड नहीं है, स्मॉल माल है, वो ग्रिड कनेक्टेड है। तो इसमें देखा रूफटॉप से ये बता रहे हैं कि 4.5 फॉर रेसिडेंशियल एंड 1.5 फॉर नॉन रेसिडेंशियल एंड 2 फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर। 2 फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर, जैसे पीएम कुसुम वगैरह। तो ये है कुल मिला जो कि ये 4 और 1.5 हो गए 6, और 2 8 हो गया। तो अगर ब्रेकआउट देखा जाए तो यूटिलिटी यूटिलिटी स्केल सोलर से आएगा 14, जिनको हम सोलर पार्क कह सकते हैं। सोलर पार्क से आएगा 14, ठीक है। और उसके बाद ये इसको डिसेंट्रलाइज जो हमने बोला था, या डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड में टोटल है अपना 8, उसमें से रूफ टॉप से आएगा 4.5। ये 4.5 हाउस होल्ड रूफ टॉप है, रेसिडेंशियल रूफ टॉप। और उसी में प्लस 1.5 हो जाएगा अपना नॉन रेसिडेंशियल, जैसे सरकारी बिल्डिंग या फिर कुछ और सर वो जगहों से। ये हो गया अपना पूरा 6, और 2 आएगा डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर, जैसे पीएम कुसुम वगैरह हो गया। तो ये पूरा हमको लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड से आएगा, या जो एग्रीगेटेड है स्मॉल स्केल के हैं उनसे आएगा 8, और सोलर पार्क्स वगैरह से या यूटिलिटी स्केल से आएगा 14। तो हमने 14 8 22 देख लिया। उसमें हो गया पहले अपना डिस्ट्रीब्यूटेड में 6 जो आएगा वो रूफ टॉप से आएगा। टोटल हमने देख लिया, उसमें 4.5 होगा रेसिडेंशियल पे, और 1.5 होगा नॉन रेसिडेंशियल पे, और 2 होगा अदर डिस्ट्रीब्यूटेड जो हो गए उसमें, जैसे पीएम कुसुम हो गया। तो हम अगर ब्रेकआउट देखें केवल डिस्ट्रीब्यूटर वाला, डिस्ट्रीब्यूटर सोलर का ब्रेकआउट देखें तो उसमें 6 आता है रूफटॉप से, उसमें 6 में 4.5 है रेसिडेंशियल का, 1.5 है नॉन रेसिडेंशियल का। अगर और बात करी जाए कि अदर डिस्ट्रीब्यूटेड में आ जाएंगे, सच एज पीएम कुसुम वगैरह, इसमें आ जाएगा 2। तो ये हो गया 6 और 2 8, और 14 आ रहा था ऑलरेडी यूटिलिटी स्केल, जिसको बोलते हैं सोलर पार्क्स। तो हमने देख लिया ब्रेकआउट पूरा, कहाँ से कैसे कितना बनाएंगे ये लोग पावर। अब आगे बढ़ते हैं। रूफटॉप सोलर देख लिया हमने, उसका ये है कि ये रेजिडेंशियल, इतना नॉन रेजिडेंशियल, इतना डिस्ट्रीब्यूटर सोलर, पीएम कुसुम वगैरह से। आप सोलर सिटीज की बात करें, अयोध्या एज ए पायलट। हाँ, अयोध्या को एक पायलट सोलर सिटी के रूप में देखा चलाया जा रहा है, फॉलोड बाय 16 नगर निगम सिटीज। 16 नगर निगम सिटी, नगर निगम 16 में है 17 में है, ये डिस्प्यूट रखा है अभी, पता नहीं, क्लियर नहीं है। बैटरी स्टोरेज की बात करी जाए तो 2.5 करोड़ पर मेगावाट सब्सिडी फॉर 4 आवर स्टोरेज सिस्टम। सोलर मिशन में बैटरी स्टोरेज के लिए भी सब्सिडी दी जा रही है। और स्किल डेवलपमेंट मिशन में 30,000 सूर्य मित्राज टू बी ट्रेन फॉर 5 ईयर्स, ट्रेन इन 5 ईयर्स। 30,000 सूर्य मित्रा ट्रेन इन 5 ईयर्स। और बैटरी स्टोरेज के लिए 2.5 करोड़ पर मेगावाट सब्सिडी फॉर 4 आवर स्टोरेज। मतलब 1 मेगावाट पावर स्टोर करना है और 4 घंटे के लिए, तो आपको 2.5 करोड़ सब्सिडी दी जाएगी। अब आते हैं इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज। वही स्टाम्प ड्यूटी एग्जाम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वेबर। रिन्यूएबल में सब में है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वेवर, हमने देखा हाइड्रोजन में देख लिया, अब हमने सोलर में देख लिया। इलेक्ट्रिसिटी पे जो ड्यूटी लगती है स्टैम्प इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, वो वेव कर दी गई है फॉर 10 ईयर्स। स्टैम्प ड्यूटी हमेशा 100%, क्योंकि स्टेट के पास यही टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी लेते हैं, वो उन्होंने 100% वेव कर दिया। तो स्टेट सब्सिडी फॉर रूफ टॉप क्या है कि ये 15, अगर आप 15 किलोवाट का लगाते हो या 15 मेगावाट का, ये 15,000 रुपये मिलेगा पर मेगावाट। इन एडिशन टू सेंट्रल जो वो मिलता है, उसके अलावा सेंटर के अलावा स्टेट 15,000 की और सब्सिडी देगी। 15,000 पर किलोवाट। 1 किलोवाट का लगाने पे 15,000 की सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट देगी, बाकी एडिशनल में जो सेंट्रल दे रहा है वो तो एडिशनल है। एनर्जी बैंकिंग की बात करिए, 100% बैंकिंग ऑफ एनर्जी अलाउड एनुअली। ट्रांसमिशन सपोर्ट का है गवर्नमेंट टू बी ए ट्रांसमिशन लाइन कास्ट फॉर बुंदेलखंड एंड पूर्वांचल प्रोजेक्ट्स। ये स्पेशल एंगल ये है कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट टू बी ए ट्रांसमिशन लाइन कास्ट गवर्नमेंट बियर करेगी।
और ये एनर्जी बैंकिंग का मतलब होता है कि 100% बैंकिंग ऑफ एनर्जी अलाउड एनुअली। वही है, अब ग्रिड कनेक्टेड होगा तो आप इधर बेच खरीद सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं उस तरह से। स्टेट सब्सिडी हमने देख लिया कि स्टैम्प ड्यूटी में है ही है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में है ही है। स्टेट सब्सिडी फॉर रूफटॉप ये है, हमने देख लिया 15,000 पर किलोवाट देख रहे हैं, ओवर एंड अबव सेंट्रल कंट्रीब्यूशन, सेंट्रल फंड। तो लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की बात की है तो लैंड बैंक सब में लिखेंगे अपन, लैंड बैंक जिसको लैंड चाहिए होगा, लैंड बैंक क्रिएशन। लैंड बैंक क्रिएशन का यहाँ पे फीचर ये है कि नॉन एग्रीकल्चरल वेस्ट लैंड आइडेंटिफाई करी जाएगी, क्योंकि उससे फूड सिक्योरिटी प्रभावित हो जाएगी नहीं। तो नॉन एग्रीकल्चरल वेस्ट लैंड फॉर सोलर पार्क, इसलिए बुंदेलखंड में टारगेट है इसका, बुंदेलखंड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट जो 4 4 गीगावाट बनाएगा। बुंदेलखंड ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 4 गीगावाट। ये 14 जो है इसमें से जो सोलर पार्क बने उसमें 4 यही है बुंदेलखंड में, बाकी 10 अलग जगहों पे। तो इनका ये पूरा लैंड बैंक क्रिएशन नॉन एग्रीकल्चर तो बेस्ड लैंड पे किया जाएगा। और लीज रेट वही है कि लीज सस्ते रेट पे दी जाएगी, 15,000 पर एकड़ था प्राइवेट, और 1 रुपये पर पीएसयू, वही सेम रेट जो ग्रीन हाइड्रोजन में था फॉर 30 ईयर्स। डीम्ड क्लियरेंस है कि नो एनवायरमेंटल क्लियरेंस नीडेड फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। नो एनवायरमेंटल क्लियरेंस नीडेड फॉर सोलर प्रोजेक्ट। अब ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात करी जाए तो 4,000 मेगावाट की जो हमने देखा बुंदेलखंड ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फॉर सीमलेस पावर इवेक्यूएशन, ये हमने देखा कि बुंदेलखंड में 4,000 मेगावाट का सीमलेस पावर इवेक्यूएशन के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये जो पूरा 14,000 का था उसका ये पार्ट है एक। अब देखते हैं रेसिडेंशियल सोलर टॉप। सोलर तो हमने देखा था कि रेसिडेंशियल में 4.5 का टारगेट है, नॉन रेसिडेंशियल 1.5 का है, टोटल 6 का है। तो टारगेट इनका 4.5 गीगावाट रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन है। सब्सिडी वही है 15,000, हमने आगे देख लिया ऑलरेडी। 15,000 ये स्टेट का, 15,000 पर किलोवाट, और सेंट्रल का है 18,000 पर किलोवाट। तो स्टेट्स ये केवल 2 किलोवाट तक देते हैं, मतलब आप 2 किलोवाट लगवा सकते हो मैक्सिमम। तो ये हो गया कुल मिला जुला के इसकी सब्सिडी जो है, 15,000 ये दे रहे हैं और 18 ये दे रहे हैं, 15 18 35 हो गया। आपको 33,000 1 किलोवाट पे मिल जाएगा, अगर आप 2 किलोवाट का लगवाते हैं 66,000 की सब्सिडी मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं 15,000, 15,000 ये एक दे रहे हैं मैक्सिमम 2 तक, सेंट्रल 18,000 देती है, 8,000 पर किलोवाट। तो टोटल 33,000 आपको मिल जाएगा एज ए सब्सिडी। 33,000 मिल जाएगा सब्सिडी फॉर 1 किलोवाट। और अगर 2 का लगवाते हो 66 मिल जाएगा सब्सिडी, और मैक्सिमम इतना ही मिल सकता है स्टेट की तरफ से। अगली बात करी जाएगी अपन, नो परमिशन नीडेड, क्योंकि सोलर कोई क्लियरेंस नहीं चाहिए। अगर आपकी 4.5 मीटर से कम हाइट है तो कोई क्लियरेंस नहीं चाहिए। नेट मीटरिंग वही हमने जो बोला 100% एनर्जी बैंकिंग है कि 1 किलोवाट टू 2 किलोवाट अलाउड फॉर रेजिडेंशियल एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग, क्योंकि 2 किलोवाट की सब्सिडी दे रहे हैं। तो 1 किलोवाट, 2 किलोवाट के केस में आपको नेट मीटरिंग अलाउड है। मतलब आपके पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बचता है तो आप ग्रिड में दे सकते हैं, उसके लिए पैसे मिल जाएंगे आप। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सोलर की बात करी जाए तो ओपन एसएस सोलर 50% एग्जेम्पशन ऑन व्हीलिंग ट्रांसमिशन चार्जेस। और कैप्टिव सोलर की बात 100% एग्जेम्पशन ऑन सब्सिडी सरचार्ज सोलर पार्क की 100%, ये नहीं देखेंगे, इतना डिटेल में नहीं जाता है। आप क्रिटिकल इवैल्यूएशन चैलेंजेस में देख सकते हैं अपन। चैलेंजेस क्या है कि लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम आएगी आएगी इन अर्बन एरिया। दूसरा है कि टाइमली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हमेशा ही रहता है, जनरिक चैलेंज है। पहला तो लैंड एक्विजिशन का है, दूसरा है टाइमली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की चैलेंज है, कास्ट ओवररन होगा, और तीसरा है कि मॉनिटरिंग कंप्लायंस एंड इन नेट मीटरिंग पॉलिसी में दिक्कत आएगी। इसका मॉनिटर कैसे करोगे आप, और टाइमली एग्जीक्यूशन कैसे करोगे, और लैंड एक्विजिशन चैलेंजेस हैं। वाटर वाटर इलेक्ट्रिसिटी, हमने वाटर वहां पर तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा क्योंकि वाटर रिसोर्सेज स्ट्रेस इन एरिड रीजन यहाँ पे भी वाटर इशू। अगर इसमें बात करिए रूफ टॉप सोलर हर 13.5 लाख फॉर्म ये ऑलरेडी हो चुका है। इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन होगा, ये पॉजिटिव में सही बात है। और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पर बुंदेलखंड 4 गीगावाट, और ये फिर रीजनल डेवलपमेंट होगा।
और अट्रैक्टिव सब्सिडीज एंड एग्जेम्पशन, ये हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फॉर बुंदेलखंड 4 गीगावाट, फिर ये से होगा रीजनल डेवलपमेंट। अब अपन अगर आते हैं कि यूपी की सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 की जो है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है टुवर्ड्स एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, पोजिशनिंग स्टेट एज ए सोलर पावर हाउस। इसका टैगलाइन है सूर्य ऊर्जा से स्वावलंबन, यूपी पाथ टू सस्टेनेबल फ्यूचर। अब इसका एक बात देख लेंगे टेक अवे क्या है इसमें, जो हमको याद रखने हैं मेनली उत्तर प्रदेश की सोलर एनर्जी पॉलिसी में 2022। पहला है कि टारगेट है 22 मेगावाट का। 22 में आई थी तो 5 साल जोड़ो, 26-27 तक इसका टारगेट है 22 गीगावाट का। ठीक है। इसके अलावा हम दूसरी इंफॉर्मेशन याद रखेंगे कि उसमें ब्रेकआउट क्या है। 22 गीगावाट में से 14 गीगावाट अपन को करना है यूटिलिटी स्केल्स, जिसमें आ रहे हैं सोलर पार्क के बड़ी यूनिट सोलर पार्क। सोलर पार्क में 14 में से 4 तो ग्रीन बुंदेलखंड ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर से आएगा। बुंदेलखंड ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो कि रीजनल डेवलपमेंट करेगा बुंदेलखंड में। इसके बाद अपन देखते हैं 8,000 जो आएगा डिस्ट्रीब्यूटर सोलर से आएगा। तो 8,000 में डिस्ट्रीब्यूटर सोलर में अपन ने देखा था कि 6 जो आएंगे वो रूफ टॉप से आएंगे, उसमें 4.5 रेसिडेंशियल और 1.5 नॉन रेसिडेंशियल। और जो 2 आएगा वो अदर डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर प्लांट से आएगा, जैसे उसमें पीएम कुसुम हो गया। ये हमने टारगेट देख लिया और खत्म। ये टारगेट खत्म, मेनली इतना लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा। हमने देख लिया सोलर पास, ये देख लिया, ये देख लिया। उसके वाला फिर अयोध्या में एक सोलर सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो उसका ट्रायल रन चल रहा है, अयोध्या को डिक्लेयर किए गए सोलर सिटी। और ये उसके बाद और 16 नगर निगम में भी फॉलो किया जाएगा। तो इसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए 30,000 सूर्य मित्राज ट्रेन करा जा रहा है 5 ईयर्स, ये याद रखना है अपन को। स्किल डेवलपमेंट में 30,000 सूर्य मित्र तैयार किए जा रहे हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। 30,000 सूर्य मित्राज। और बैटरी स्टोरेज की इसलिए सब्सिडी मिलेगी, याद रखना जरूरी नहीं है। तो अपन देखते हैं इसमें इंसेंटिव क्या मिलता है। तो उसमें हमने देखा था कि ये 15,000 स्टेट गवर्नमेंट देती है, अप टू 2 किलोवाट का लगवाएंगे, और स्टेट गवर्नमेंट देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट देती है 18,000। 18 दूनी 36 हो जाएगा इनका, और 15 दूनी 30 हो जाएगा इनका। 30 36 66,000 का आपको 2 पे सब्सिडी मिल जाएगी। और इसमें ये है कि नो एनवायरमेंटल क्लियरेंस नीडेड, कोई क्लियरेंस नहीं चाहिए अगर 4.5 मीटर से कम हाइट है। ये हमने देख लिया। बाकी जनरल ही चीजें हैं। स्टैम्प ड्यूटी में बड़े प्रोजेक्ट जो लगेंगे उसमें स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्प्ट है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगेगी। और सब्सिडी हमने देख लिया। एनर्जी बैंकिंग का मतलब वही, आप नेट मीटरिंग अलाउड है 2 किलोवाट तक। और ट्रांसमिशन की गवर्नमेंट ट्रांसमिशन लाइन की कास्ट बियर करेगी बुंदेलखंड और पूर्वांचल में। लैंड बैंक है, ये लैंड क्योंकि चाहिए। और लीज रेट है ये काफी सस्ता है, 15,000 एकड़ पर एकड़। प्राइवेट प्राइवेट डेवलपर आएगा उसके लिए 15,000 देना पड़ेगा पर एकड़। पीएसयूज के 1 रुपए देना पड़ेगा। मतलब ये तो जीरो ही समझो, 1 रुपए पर एकड़। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात करिए, 4,000 मेगावाट कैपेसिटी का बुंदेलखंड में बना फास्ट सीमलेस पावर इक्वेशन, ये याद रखना है। नेट मीटरिंग हमने देखा कि अलाउड है 1 किलोवाट से 2 किलोवाट तक, इतना ही चीजें हैं मेनली। चैलेंजेस में अपन देखना है लैंड एक्विजिशन हमेशा ही प्रॉब्लम रही है, खास करके इन अर्बन एरिया। और टाइमली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हमेशा इशू रहा है, कास्ट ओवररन होते हैं इससे। और मॉनिटरिंग कंप्लायंस होगा, जो नेट मीटरिंग पॉलिसी है कि आप 2 किलोवाट तक नेट मीटरिंग कर सकते हो, उसमें उसको मॉनिटर करना इशू होगा। और वाटर रिसोर्स स्ट्रेस होगा। खास करके पावर जनरेशन में तो क्या ही करेंगे हम, सोलर से क्या करते हैं। सोलर से हम सोलर एसपीवी होता है, सोलर फोटो वोल्टाइक। यहाँ से बनती है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो सोलर थर्मल होता है उसके लिए वाटर की जरूरत होती है, तो वाटर स्ट्रेस एक इशू है। अब अपन आएंगे, नई पॉलिसी है वो है उत्तर प्रदेश ईवी मैन्युफैक्चरिंग ईवी मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी, जो फेम से इंस्पायर्ड है। वो ऊपर वाला सोलर वाला तो हो गया। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की ईवी मैन्युफैक्चरिंग। बहुत ज- पहले बहुत फ्यूचरिस्टिक है, ईवी मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी। ईवी मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022, उसका एम क्या है? ये विद्युत वाहनों का विकास। विद्युत वाहनों में ई रिक्शा बनाएंगे। विद्युत वाहनों का विकास, स्वस्थ गति का संकल्प। ईवी मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी।
तो उत्तर प्रदेश कमिटमेंट टू क्लीन मोबिलिटी एमिंग टू ट्रांसफॉर्म द स्टेट, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, इसलिए देखेंगे नहीं ज्यादा, हवा में देखेंगे। एमिंग टू ट्रांसफॉर्म द स्टेट इनटू अ ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन, बैटरी इनोवेशन। ईवी मैन्युफैक्चरिंग में इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आएगी, उसके साथ बैटरी आएगा। हमने देखा सोलर में भी बैटरी के लिए सब्सिडी दे देते हैं। ईवी और बैटरी एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो तीन चीजें हो गई। ईवी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में क्या क्या आएगा? एक तो खुद ईवी आएगा, व्हीकल हो गया। दूसरा बैटरी स्टोरेज या बैटरी टेक्नोलॉजी, बैटरी प्रोडक्शन जो भी है, बैटरी इनोवेशन। और तीसरा आता है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईवी के लिए। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी और ईवी का खुद। ठीक है, सस्टेनेबल अर्बन ट्रांजिशन हो, ट्रांजिट होगा, और इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन होगा। हम सब में देख रहे हैं डिकार्बोनाइजेशन सब में हो रहा है। इलेक्ट्रिक, ये बोला इलेक्ट्रिक व्हील्स फॉर क्लीन टुमारो, उत्तर प्रदेश ड्राइव्स इंडिया ईवी फ्यूचर। पता नहीं कैसे ड्राइव कर रहा है इंडिया का ईवी फ्यूचर। और आता है विजन एंड मिशन की बात करते हैं कि विजन इनका है कि यूपी को इकोसिस्टम डेवलपमेंट का लीडर बनाना, वही हब लीडर, ये सारी चीजें सब में बना रहे हैं। तो लीडर बनाना है ईवी इकोसिस्टम में यूपी को। और ये मिशन क्या करेगा? तो जो फेज में था, या फेम फेम में था, फेम 2.0, तो अडाप्शन करना है, ईवी अडाप्शन करना है, बैटरी इनोवेशन करना है। हमने यहाँ पे तीन चीजें देख ली, तीन कंपोनेंट, एक ईवी हो गया, बैटरी हो गया। पूरी पॉलिसी इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगी, ईवी, बैटरी और चार्जिंग इंफ्रा। ईवी, बैटरी एंड चार्जिंग इंफ्रा, क्योंकि कंपोनेंट ही हो, एक तो खुद व्हीकल हो गया, उसकी बैटरी इनोवेट करना है क्योंकि उसकी किलोमीटर माइलेज कम होता है। तीसरा है चार्जिंग होनी चाहिए, नहीं तो कहीं लेके खड़े रहो आप। तो बैटरी इनोवेशन, ग्रीन इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, ठीक है, ईवी अडॉप्शन। कोर ऑब्जेक्टिव इसका है कि ट्रांजिशन सिटीज टू 100% ईवी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाय 2030, ये याद रखना है। 100% ईवी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाय 2030 टारगेट है इनका। 100%, 100% जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ईवी पे ट्रांजिशन होना है, मतलब बसें जिनकी जो चल रही है 100%। 100% ईवी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, 100% ईवी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाय 2030 इन सिटीज, ये इनका टारगेट है। और सेटअप करना है ईवी क्लस्टर्स, वो सब में है, ईवी क्लस्टर्स, सोलर पार्क, ईवी पार्क, मेगा अल्ट्रा, मेगा अल्ट्रा प्रोजेक्ट हो गया, ईवी क्लस्टर्स हो गया। बिल्ड करना है स्टेट वाइड चार्जिंग ग्रिड, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट वाइड चार्जिंग ग्रिड बनाएंगे ये लोग। एवरी 25 किलोमीटर ऑन हाईवेज, हर 25 किलोमीटर पे एक वो होगा, क्योंकि ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एवरी 25 किलोमीटर, ऑन एवरी 25 किलोमीटर, ऑन एवरी 25 किलोमीटर ऑन हाईवेज स्टेट वाइड चार्जिंग ग्रिड होना चाहिए। और तीसरा एक अचीव करना 5 लाख डायरेक्ट जॉब्स। हमने देखा था हाइड्रोजन वाला 1.2 लाख जॉब्स की, यहाँ पे 5 लाख जॉब्स की बात कर रहे हैं। वन यहाँ पे 5 लाख डायरेक्ट जॉब्स वाया ईवी इकोसिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 लाख डायरेक्ट जॉब्स, अगर हम ईडी लगाएंगे यहाँ पे, जो हमने अपना बनाया था EERI, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो है ही है, सारी पॉलिसी का लगभग फोकस है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एक्सपोर्ट यहाँ पे नहीं है, तो एनर्जी एफिशिएंसी यहाँ पे ले सकते हैं। ई से कुछ भी बना सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी, डिकार्बोनाइजेशन आ जाएगा। आर से रीजनल डेवलपमेंट है ही है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ बुंदेलखंड और पूर्वांचल का एंगल होगा ही ईवी पॉलिसी में। और इनोवेशन तो है ही है, इनोवेशन मेनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। इनोवेशन किस में करना है? ईवी में करना है, पूरा ये इनोवेशन पे पॉलिसी है, ईवी, बैटरी और चार्जिंग इंफ्रा में। तो ईडी यहाँ भी लग रहा है। तो अचीव करना है 5 लाख डायरेक्ट जॉब्स वाया ईवी को सिस्टम, प्रमोट करना है बैटरी रिसाइकलिंग, रेट्रोफिटिंग एंड ग्रीन लॉजिस्टिक। इसके पॉलिसी पिलर्स क्या है? ईवी एडॉप्शन एंड एक्सीलरेशन, ईवी एडॉप्शन एक्सीलरेशन, ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, और चार्जिंग एंड स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड स्किल डेवलपमेंट। ये 2022 की पॉलिसी है, थोड़ा तो इम्पोर्टेंट है। तो उसमें ये हो गया कि पहला ही इनका जो पिलर है, वो पिलर ये है कि 3 पिलर है इनकी, अगर मान लिया जाए 1, 2, 3। उसमें है पहला इनका एडॉप्शन है, पहला पिलर है ईवी एडॉप्शन, दूसरा पिलर है मैन्युफैक्चरिंग,
पहला वैसे पहला मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, तो लॉजिकली वो जा रहा है। हम वो कर लेते हैं। पहले हम ईवी मैन्युफैक्चर करेंगे पहले पिलर में। दूसरे पिलर में ईवी अडॉप्ट करेंगे। और तीसरे पिलर में है कि अडॉप्ट कर लिया, मैन्युफैक्चर कर लिया, तो उसका चार्जिंग और स्वैपिंग, चार्जिंग इंफ्रा और स्वैपिंग इंफ्रा। चार्जिंग और बैटरी, चार्जिंग इंफ्रा और बैटरी स्वैपिंग इंफ्रा हो गया अपना 3 पिलर। तो मेनली इनका ये है कि एक तो अडॉप्ट करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, चार्जिंग और स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, बैटरी स्वैपिंग जो हो गई। ये 3 पिलर होते हैं, हाँ इसके पूछा जा सकता है, तो 3 पिलर अपन बना देंगे। और उसके बाद आते हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर रहे हैं लोग। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं। उसमें है कि अर्बन ग्रिड होगी। अर्बन ग्रिड में है कि चार्जिंग चार्जिंग स्टेशन एवरी 3 to 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के स्क्वायर में चार्जिंग स्टेशन होगा। यहाँ चार्जिंग स्टेशन है, यहाँ चार्जिंग स्टेशन है, यहाँ है, यहाँ है। ऐसे ही ये चार्जिंग ग्रिड होगी। अर्बन एरिया हर 4 किलोमीटर पे। ये है अर्बन एरिया में हर 4 किलोमीटर पे होगी। हर 3 किलोमीटर पे इनफैक्ट होगी, हर 3 किलोमीटर पे। लेकिन यही अगर आप हाईवे पे जाओगे, हाईवे पे एवरी 25 किलोमीटर पे बनाएंगे ये लोग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और सिटीज में एवरी 3 किलोमीटर, क्योंकि जाम ना लग जाए। तो हाईवेज पे स्टेशन ऑन एवरी 25 किलोमीटर ऑन एक्सप्रेस वे और हाईवे पे। और शहरों में 3 बाई 3, यहाँ पे 25 किलोमीटर। लैंड लीज वही है, सब में 1 रुपए। अगर गवर्नमेंट प्राइवेट यहाँ पे तो सबको ही दे रहे हैं, 1 रुपए पर किलोवाट के लिए लैंड लीज दे रहे हैं। उतने पे आपको लैंड दे देंगे, ये इतने सस्ते रेट पे। ये हमने देख लिया कितने में कितना होना चाहिए। कैपिटल सब्सिडी है, लैंड लीज है, दोनों सब में होता है, इसको याद नहीं रखेंगे। और ईवी एडॉप्शन इंसेंटिव्स क्या क्या दे रहे हैं ये, हाँ हमने देखा था 3 पिलर थे। एक पिलर ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो, 3 पिलर थे इसके। 3 पिलर कौन कौन से हैं। पहला पिलर है कि आप मैन्युफैक्चर करिए, चलो इस बाद में आएंगे, लेकिन दूसरा है कि अडॉप्ट करिए। तो एडॉप्शन के लिए क्या देना, और तीसरा पिलर है कि आप चार्जिंग और स्वैपिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए। ये 3 पिलर हैं ईवी पॉलिसी 2022 के। एक तो है मैन्युफैक्चर करिए, पहले मैन्युफैक्चरिंग आता है, फिर अडॉप्ट करिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को, और तीसरा है कि उनको चार्ज, जब अडॉप्ट तो कर लिया, चार्जिंग ही नहीं होगी तो क्या होगा, चार्जिंग और बैटरी स्वेपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करिए। तो चार्जिंग में इनका इंसेंटिव ये है कि हर 3 किलोमीटर पे ग्रिड पे शहरों में, और हाईवे 25-25 किलोमीटर के रेंज पे हम लोग कर देंगे चार्जिंग का। और बैटरी शॉपिंग का भी वही है। तो अब हम अपन आते हैं एडॉप्शन के लिए क्या इंसेंटिव दे रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का भी देख लिया हमने, देखेंगे आगे। तो इसमें है कि ईवी एडॉप्शन इंसेंटिव क्या है कि 2 व्हीलर्स के लिए 15% सब्सिडी है, अप टू 5,000 रुपीज। और 3 व्हीलर्स के लिए 15% सब्सिडी, सब में 15% ही है, ये याद रखेंगे अपन। केवल ई गुड्स कैरियर, ट्रक, बसेस, 4 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, और इलेक्ट्रिक बसेज, यहाँ तक के जो है वो 15% है। 15% सब्सिडी। ये इतना ही याद रखेंगे, उतना डिटेल में नहीं जाना। 15% सब्सिडी देगी गवर्नमेंट, उसमें जो कॉस्ट प्राइस है उसकी 15% सब्सिडी देगी। और जो ट्रक वगैरह के केस में, जो गुड कैरियर होते हैं ट्रक वगैरह हो गए, उसमें केवल 10% देगी बस। तो ट्रक के केस में 10% देगी जो गुड्स कैरियर है। बाकी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और बसेस के केस में, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली हैं, उसमें 15% देगी। इतना याद रखना है। तो क्या याद रखते हैं, 15% और 10%। ई गुड्स कैरियर में, और 2 3 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक बसेस में, सब में 15%, इतना ही याद रखना है। अब 100% रोड टैक्स, जो अपना वो लगता है रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी, ये खत्म है, नहीं लगेगी। 3 years फॉर ऑल ईवीज एंड 5 years इफ मैन्युफैक्चर्ड इन यूपी। 100% रोड टैक्स, 100% रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन फी वेवर। 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी वेवर होगा। 100% रोड टैक्स
and registration fee waiver. Hundred percent road tax एंड रजिस्ट्रेशन फी वेवर होगा फॉर 3 years। तो रोड टैक्स नहीं लगेगा, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी। रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस 3 years फॉर ऑल ईवीज एंड 5 years ही मैन्युफैक्चर्ड इन ईवी। मतलब 3 साल तक आपको रोड टैक्स नहीं देना है, रजिस्ट्रेशन फी एक ही टाइम लगती है, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी नहीं देना है, चाहे जहाँ की ईवी हो। और यूपी में अगर बनी है तो 5 साल तक आपको रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है। अब हमने देख लिया एडाप्शन पे क्या क्या मेन चीजें थी, 3 पिलर थे। एडाप्शन में क्या है? एडाप्शन में है कि 15%, आप अगर आप खरीदोगे 15% सब्सिडी दी जाएगी, और ट्रक के केस में 10% दी जाएगी। और आपको रोड टैक्स नहीं देना है, 3 साल तक रोड टैक्स नहीं देना है। तो रोड टैक्स नहीं देना 3 साल और 5 साल, अगर यूपी में है तो यूपी की है तो 5 साल, नहीं तो 3 साल रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देने हैं। तो ये प्रमोट करता है एडाप्शन को। ठीक है, और फिर अपन देखें मैन्युफैक्चरिंग कैसे प्रमोट कर रहे हैं लोग, पॉलिसी के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में ये देखेंगे अपन कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है ईवी में, ईवी मैन्युफैक्चरिंग में, तो इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट में मोर देन अगर इन्वेस्टमेंट 3,000 करोड़ का है तो 30% दिया जाएगा। 30% तक सब्सिडी कैप है, 30%। अल्ट्रा मेगा बैटरी में 30%, मेगा प्रोजेक्ट में 20%, लार्ज प्रोजेक्ट्स में 18%, एमएसएमई में 10%। तो ये देख हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे 10 to 30% सब्सिडी है, डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट साइज। डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट 10 to 30% सब्सिडी डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग में इतना ही याद रखेंगे कि 10 to 30% सब्सिडी डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं स्टैम्प ड्यूटी एग्जाम्पशन, ये सब जो चीज़ें हैं ये भी मैन्युफैक्चरिंग में ही है। तो वो आप लिख सकते हैं, स्टैम्प ड्यूटी एग्जाम्पशन, क्वालिटी क्वालिटी सर्टिफिकेशन, स्किल स्टाइपेंड, फ्री रिम्बर्समेंट, ये सारी चीज़ें हो गई। 10 to 30% डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। ये हमने मैन्युफैक्चरिंग का देख लिया। इसमें R&D COE और स्टार्टअप्स की बात जो कर रहे हैं, इसमें 5 सेंटर ऑफ एक्सलेंस एक्सलेंस बनाएंगे। हमने IT उसमें देखा था 2 बना रहे थे। ये हाइड्रोजन में था, 2 सेंटर ऑफ एक्सलेंस था। यहाँ पे 5 सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना रहे हैं विद 50% ग्रांट। ठीक है, इनकरेज कर रहे हैं EV टेक इंक्यूबेटर्स एंड रेट्रोफिटिंग हब्स और बैटरी टेस्टिंग लैब। ठीक है, हम लोग 3 चीजें तो देख ही चुके हैं जो EV के मेनली है। एक तो EV खुद व्हीकल हो गई, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा अडॉप्शन, तीसरा उसका बैटरी स्टोरेज और ये सब चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमने देखा था शुरुआत में ये, एक तो व्हीकल प्रोडक्शन हो गया, दूसरा इनोवेशन हो गया, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो अपन ने देखा था पहले मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिर अडॉप्ट करेंगे, और फिर उसका चार्जिंग और स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इनोवेशन वगैरह करेंगे जो भी। और गवर्नेंस स्ट्रक्चर इसका क्या है, तो हम केवल देखेंगे नोडल बॉडी कौन है। नोडल इसका है, नोडल एजेंसी है इन्वेस्ट यूपी। हमने एक में देखा था वो था निवेश मित्रा था, यहाँ पे इन्वेस्ट यूपी नोडल है। इन्वेस्ट यूपी है ईवी मैन्युफैक्चरिंग में नोडल एजेंसी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का रोल है ये ईवी एडाप्शन एंड सब्सिडी वगैरह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देता है। ईडी एडाप्शन बाय एंड सब्सिडी जो खाकर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का रोल आएगा। इंपोर्ट कमेटी वही इसमें भी है, इंपोर्ट कमेटी हाई लेवल इंपोर्ट कमेटी है ये। ठीक है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन की बात करी जाए तो हम पहले चैलेंजर देखेंगे कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट है, खास करके चार्जिंग और स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आउटसाइड एनसीआर बहुत स्लो है, तो एडाप्शन तो बढ़ेगा नहीं। और फिर है कि बैटरी को स्टैंडर्डाइज बैटरी के नीड स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल, नीड बैटरी स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल वो है नहीं। और क्रॉस पॉलिसी कोऑर्डिनेशन एक चैलेंज है कि बहुत सारी पॉलिसीज में है, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। और लॉन्ग टर्म बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रिक्वायर्ड।
ठीक है, मेनली तो यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एनसीआर के अलावा आगे एरियाज में। और दूसरा है कि बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट भी एक प्रॉब्लम होगी। और तीसरा यह है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है जिससे हम चार्ज करेंगे वो तो खुद फॉसिल फ्यूल से आ रही, तो रियल टर्म्स में डिकार्बोनाइजेशन हो कहाँ रहा है। अप्रोच जिसकी क्या है, इन द इलेक्ट्रो व्हीकल इकोसिस्टम सपोर्ट, वही है मैन्युफैक्चरिंग से लेके एडॉप्शन से लेके बैटरी स्वैपिंग सब, मतलब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बैटरी स्वैपिंग सब इन टू इन है इसमें। अर्ली एडॉप्शन, अर्ली एडाप्टर सब्सिडी फॉर ईवी बायर्स, और इंडस्ट्री रेडी लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीओसी है, स्किलिंग है। ठीक है, यूपी की जो पॉलिसी है ये बोल्ड और इंटीग्रेटेड लीप है इनटू द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी। और इसका ये है रोल कि ब्लेंडिंग फिजिकल पावर, इकोनॉमिक इकोलॉजिकल फोकस एंड डिजिटल इनेबलमेंट, सॉलिडिफाइंग यूपी's लीडरशिप इन ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड क्लीन ट्रांसपोर्ट। यह यूपी की ईवी पॉलिसी 2022 है, ये बोल्ड, इंटीग्रेटेड एंड लीप है इनटू द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी, ब्लेंडिंग फिजिकल पावर, इको फोकस एंड डिजिटल इनेबलमेंट, solidifying यूपी's leadership in green industrialization and clean transport revolution, विद्युत गति, नई शक्ति, उत्तर प्रदेश ही ड्राइविंग क्लीन इंडिया। एक बार देख लेते हैं क्या इसमें से टेक अवेज हैं। तो ईवी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है 2022 की है, तो इसके तीन पिलर हैं। पहले तो ईवी मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो क्या करेंगे, 10 से 30% सब्सिडी दे रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट साइज। 10 से 30% सब्सिडी मैन्युफैक्चरिंग पे हो गया। एडाप्शन पे बहुत सारी सब्सिडी दे रहे हैं, 15% तो उस पे दे रहे हैं अगर आप खरीद रहे हो कोई टू व्हीलर से लेके बस तक, 15%। अब ट्रक और वगैरह पे गुड्स कैरियर पे 10%। ये तो है इलेक्ट्रिक सब्सिडी, मतलब एडाप्शन में। और दूसरी सब्सिडी एडाप्शन में है कि रोड टैक्स जो होता है और रजिस्ट्रेशन फीस दोनों माफ रहेगी आपकी 3 साल तक, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अगर लेकिन अगर यूपी में बनी हुई आपने खरीदी तो 5 साल तक माफ रहेगा। क्या क्या, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस। और आपको खरीदने में 15% सब्सिडी मिलेगी, या कोई भी टू व्हीलर से लेके बस तक खरीदिए। और लेकिन ट्रक खरीदने पे 10% सब्सिडी है। ये चीजें हो गई। बाकी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी स्वैपिंग के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, हर हर 3 किलोमीटर, शहरों में हर 3 किलोमीटर की ग्रिड पे एक होगा चार्जिंग स्टेशन। बाकी हाईवे वगैरह तो 25-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होंगे। तो ये पूरी पॉलिसी इतने में ही सम हो जाती है, इतना लिख देंगे तो हो गया। और इसका कोर ऑब्जेक्टिव ये है कि 100% ईवी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाई 2030, ये याद रखना है बस, कि 100% पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन सिटीज, 100% पब्लिक ट्रांस सिटीज इन सिटीज में 100% पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होगा वो इलेक्ट्रिक होगा बाई 2030। और ईवी क्लस्टर मेगा, ये सबसे स्टेट वाइड चार्जिंग ग्रिड ये हमने देख लिया। 5 लाख 5 लाख जॉब्स का टारगेट है, वो भी हमने देख लिया। तो वो ठीक है चीजें। बाकी तो यहाँ पे हमने ये देख लिया, 3-3 किलोमीटर का जो है ये हमने देख लिया। लैंड लीज सब में ये कैपिटल सब्सिडी है। हमने ईवी एडाप्शन में देख लिया। एडाप्शन में क्या है कि वो 15% देंगे, ट्रक के केस में 10% देंगे, बाकी सब में देंगे। और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी नहीं लगेगी। आपने अब अगला है ये कि 10 से 30% लगेगा डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो इतना आपको सब्सिडी दी जाएगी। बाकी स्टैम्प ड्यूटी, एग्जाम्पशन, ये सारी चीजें हैं। हाई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे, बाकी ठीक है। इसका नोडल एजेंसी जो इन्वेस्ट वो कर रहा है, वो कर रहा है इन्वेस्ट यूपी, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इन्वेस्ट यूपी है। बाकी हाई लेवल इम्पोर्ट कमेटी और इम्पोर्ट कमेटी ये सब है। चैलेंजेस में वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट नहीं है एनसीआर के बियॉन्ड, बैटरी स्टैंडर्डाइजेशन प्रोटोकॉल्स नहीं है, मतलब कोई बैटरी 1 घंटे चल रही है, कोई 10 घंटे चल रही है, क्रॉस पॉलिसी कोऑर्डिनेशन इशू है। और बाकी ठीक है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की स्टेट बायो एनर्जी पॉलिसी। उत्तर प्रदेश की स्टेट बायो एनर्जी पॉलिसी, ये भी 2022 की, 16 22 की थी, ये 22 की है। और फिर अगला आ जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक एंड अर्बन डेवलपमेंट, यहाँ तक करेंगे। ये लास्ट कर है जो अभी कर रहे हैं, वो है उत्तर प्रदेश की स्टेट बायो एनर्जी पॉलिसी।
बायो एनर्जी पॉलिसी। हमने देख लिया, सोलर 22 में आई थी, ईवी 22 में आई है, और बायो एनर्जी भी 22 में आई। सोलर, ईवी, बायो एनर्जी सब 22 में इन्होंने कर दिया है। कचरे का से कारोबार, हरित ऊर्जा से रोजगार। तो कचरे से कारोबार और हरित ऊर्जा से रोजगार। ठीक है। तो द पॉलिसी एम टू catalyze a decentralized, sustainable and circular bioenergy ecosystem. Decentralized, sustainable and circular bioenergy ecosystem using agriculture based, urban based bioenergy मतलब bio based से एनर्जी, using bioenergy, using agriculture based, urban based livestock residue, sugar mill by products जैसे बायोगैस हो गया, while creating rural income and reducing environmental degradation। ठीक है। जो वेस्ट है, जितना भी वेस्ट है, चाहे एग्रीकल्चर वेस्ट है, अर्बन वेस्ट है, और शुगर केन इंडस्ट्री का बगास है, इनसे बनाएंगे हम एनर्जी। उससे होगा क्या, रूरल इनकम जनरेट होगी और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होगा। अब इसका विजन और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि वही यूपी को लीडर बनाना है, अब बनाना है यूपी को। इंस्टॉल इसमें क्या होगा, गोल क्या होगा कि ये कंप्रेस्ड बायोगैस या बायोकोल गैस, बायोकोल या फिर बायोडीजल। हाँ, तो कंप्रेस्ड बायोगैस भी बनेगी, बायोकोल भी बनेगा और बायोडीजल भी बनेगा। तो क्या क्या बनेगा, तीन चीजें हैं इसमें। बायो एनर्जी का सोर्स क्या क्या होगा उसमें होगा, चलो समझ में आता है। कंप्रेस्ड बायोगैस, एक तो बायो गैस हो जाएगी, ठीक है, बायोगैस हो जाएगी। और बायोकोल भी ये बता रहे हैं, बायोकोल होगा, ये भी सोर्स है, बायोगैस भी बनाएंगे। बायोगैस, बायोकोल, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड बायोगैस। बायोगैस, बायोकोल, और एक तीसरा बता रहे हैं ये बायोगैस, बायोकोल और बायोडीजल। हाँ, तो तीनों तरह के हो गए, कोल, गैस, डीजल, तीनों हो गए। ये सारे लिक्विड गैस, ये है बायो डीजल। तो तीनों हो गए इसमें। बायो एनर्जी में क्या क्या आ जाएगा, गैस आ जाएगी जो कंप्रेस बायोगैस है, कोल सॉलिड हो गया, और डीजल लिक्विड होगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों तरह के फ्यूल बायो एनर्जी से, बायोफ्यूल जो है तीनों तरह के। बायो डीजल हो गया जेट्रोफा वगैरह से, बायो कोल हो गया अपना जो भी बनाएंगे, और बायो चार हो गया वो बायोकोल हो गया, बायोगैस बनाएंगे। तो बायो एनर्जी का तीन मतलब है, बायोगैस, बायोकोल और बायोडीजल। तो इन्होंने बोला कि इंस्टॉल करेंगे कंप्रेस्ड बायोगैस, बायोकोल और बायोडीजल यूनिट्स इन एवरी तहसील। इन एवरी तहसील इस्टेब्लिश डेडिकेटेड सप्लाई चेन, इंश्योर फार्मर इनकम एंड रूरल जॉब। ठीक ठीक है, वो हम समझ लेंगे क्या क्या होगा इससे। एवरी तहसील में इंस्टॉल करेंगे ये बायो एनर्जी प्लांट, जो भी बनाएंगे उसमें बायोगैस होगा, बायोकोल होगा और बायो डीजल होगा। और की बायो एनर्जी स्ट्रीम्स क्या है, एग्रीकल्चर वेस्ट की बात करें अगर, तो एग्रीकल्चर बेस से क्या क्या बन सकता है, कंप्रेस्ड बायोगैस बन सकती है, बायो मन्योर बन सकता है, बायोकोल बन सकता है। अर्बन बेस से क्या बन सकता है, बायो कंप्रेस सीएनजी बन सकती है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जोन्स बन सकते हैं, लाइव स्टॉक से सीबीजी बाया गौशाला कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और शुगर मिल बेस से कंप्रेस्ड बायोगैस बन सकती है, बायो प्रेस मड। ये चीजें साइंटिफिक हैं, टेक्निकल हैं, ये पॉलिसी का पार्ट नहीं है, ये तो नॉर्मल जनरल नॉलेज है। एनर्जी क्रॉप से बायोडीजल बन सकता है, जैसे जेट्रोफा हो गया, बायोथनॉल बन सकता है। लेकिन बायोथनॉल ने इसमें इंक्लूड नहीं करा है, बायो एनर्जी पॉलिसी में करना चाहिए था। बायो एनर्जी में तो एथनॉल की अलग से पॉलिसी आएगी, है शायद। बायो एनर्जी में इन्होंने एथनॉल इंक्लूड नहीं करा है। मेजर इंसेंटिव क्या है, कैपिटल सब्सिडी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वेबर है, स्टैम्प ड्यूटी है, लैंड लीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब, मशीन सब्सिडी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्सिडी है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, स्टैम्प ड्यूटी है, लैंड लीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है, और मशीन सब्सिडी है। वही सेम चीजें हैं। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है सारे याद रखना, और जरूरी भी नहीं है। अगर आ जाए सप्लाई चेन एग्रीकल्चर, सप्लाई चेन एग्रीगेशन मॉडल क्या है, फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो गए, कोऑपरेटिव और सोसाइटी, तो इनका रोल क्या है, ये एग्रीगेट करेंगे एग्रीकल्चर वेस्ट को, जैसे यहाँ इनके घर में इतना, उनके घर में इतना, सब इकट्ठा करके ले आएंगे यहाँ पे। तो या पीओज कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये एग्रीगेटर होंगे। और एग्रीगेटर एक पोर्टल होगा आईटी इनेबल्ड, और डिस्ट्रिक्ट कमिटीज बनाई जाएंगी, फिक्स एग्री वेस्ट प्राइसेस करने, एग्री वेस्ट की प्राइसेस फिक्स करने के लिए कमिटीज होंगी। और एक सी कंप्रेस्ड बायोगैस डेवलपर होगा, साइन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद एग्रीगेट फार्मर। तो ये होगा कि मेनली एग्रीगेटर जो होंगे वो कोऑपरेटिव गांव वाले ही होंगे, या फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव होंगे, ये लोग एग्रीगेट करेंगे।
एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी होगी जो कि प्राइस फिक्स करेगी, और सीबीजी डेवलपर होगा जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सीबीजी प्रोड्यूस करेगा। बायोडीजल और इथेनॉल सपोर्ट, प्रमोशन ऑफ नॉन एडिबल ऑयल्स सस्टेनेबल करंट, नीम, जेट्रोफा, support to plantation on panchayat lands, sale via OMC and open market sale और BIS approved network, price and inception standard fixed। इथेनॉल भी है इसमें सर, बायोडीजल एंड इथेनॉल सपोर्ट। अब आते हैं जोनल मॉडल क्या है जोनल मॉडल एंड लैंड यूज, बायो प्लांट पर तहसील, सब में तो पर तहसील ही तो है। जोनिंग मॉडल टू प्रिवेंट फीड स्टॉक कॉन्फ्लिक्ट, कैचमेंट एरिया, डीम्ड CLU क्लियरेंस, ठीक है। इसको भी हमने देखा था कि यूपी नीडा कर रही है, यूपी नीडा ने और कुछ करा था, यूपी न्यू रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, हाइड्रोजन वाले को करा था शायद, बायो एनर्जी वाले को यूपी नीडा कर रही है, यूपी न्यू रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये नोडल एजेंसी है यूपी नीडा। यूपी नीडा इज नोडल एजेंसी, बाकी तहसील लेवल कमेटी होंगी क्योंकि हर तहसील में एक बनाना है, और हाई लेवल इंपावर कमेटी सब में होती है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी होती है जो एग्रीगेटर अप्रूवल देगी। आगे अगर अपन देखेंगे तो आता है एग्रीगेटर अप्रूवल दे रही है, कॉन्ट्रैक्ट फैसिलिटेशन कर रही है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी मेनली होगी, ये जो फंक्शन इम्प्लीमेंट करेगी। बाकी तो यूपी नीडा है नोडल एजेंसी। अब इसके क्रिटिकल इवोल्यूशन देखा जाए, चैलेंजेस क्या है, पहला कि लॉजिस्टिक्स ही नहीं है रिमोट तहसील में, और एग्रीगेटर स्किल जो हम बोल रहे हैं कि कोऑपरेटिव्स को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, इन सबको, एसएफजीज को, इनको बनाएंगे एग्रीगेटर, उनके पास डिजिटल कोऑर्डिनेशन, वो इन्होंने बोला कि एग्रीगेटर पोर्टल एक बनाएंगे जिसपे सारी इंफॉर्मेशन ये लोग अपलोड करेंगे एग्रीगेट करके। तो एग्रीगेटर स्किल, उनके पास स्किल की कमी है और डिजिटल कोऑर्डिनेशन की लैकिंग होगा। तो अप्रूवल और वेरिफिकेशन प्रोसेस कैन बी टाइम इंटेंसिव। जो प्राइसिंग है, कमेटी एक डिसाइड करेगी कि बेस्ट की प्राइस क्या होगी। लैंड एलोकेशन प्रॉब्लम है, तो इससे फायदा क्या है कि एग्रीकल्चर इनकम होगी पहले, एग्रो सिटी ग्रीन एनर्जी मॉडल, सर्कुलर इकोनॉमी, कार्बन मिटिगेशन होगा, लेयर्ड फिजिकल इंसेंटिव हो गए, बायोमन्योर होगा, CBG होगा, CBG मतलब बायोफ्यूल, कंप्रेस्ड बायोगैस, बायोडीजल होगा, इकोसिस्टम होगा। तो दो पॉलिसी का ये है, दो उत्तर प्रदेश बायो एनर्जी पॉलिसी, ये बोल्ड इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक इंटरवेंशन, टर्निंग वेस्ट इनटू वेल्थ व्हाइल एडवोकेटिंग क्लाइमेट गोल्स, रूरल डेवलपमेंट एंड एनर्जी सिक्योरिटी। ये है पराली से प्रगति, कचरे से कारोबार, पराली से प्रगति और कचरे से कारोबार, हर गांव का अपना बायो प्लांट। एक बार फिर देखेंगे इससे कोर क्या है। तो उत्तर प्रदेश बायो एनर्जी पॉलिसी 2022 की है। उसमें है कि बायो एनर्जी में क्या क्या इन्होंने इंक्लूड किया है कि तीनों सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों सॉलिड में है इनका बायोकोल, लिक्विड में है बायोडीजल, और इथेनॉल भी है शायद, इथेनॉल कंफर्म नहीं है लेकिन इथेनॉल भी इंक्लूड कर लेंगे, और बायोगैस, इसको कंप्रेस्ड बायोगैस बोलते हैं। ये चीजें इसमें इंक्लूडेड है, ये तो हमने ये लिख देंगे। दूसरा है कि इनका टारगेट जो है वो ये है कि ये कंप्रेस्ड बायोगैस, बायोकोल और बायोडीजल एवरी तहसील में स्टेब्लिश करेंगे, एवरी तहसील। बाकी ये साइंटिफिक है, कहाँ कहाँ से बन सकता है, एग्रीकल्चर बेस्ड, अर्बन बेस्ड, लाइफ स्टाइल डंग, एनर्जी क्रॉप्स, जैसे बायोडीजल, बायोएथनॉल, शुगर मिल का जो बगास होता है, ठीक है। अब मेजर इनिशिएटिव्स सब में सेम है, कैपिटल एक्सपेंस सब्सिडी है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ है, स्टाम्प ड्यूटी नहीं है, लैंड लीज बहुत मीगर रेट्स पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है। और इसमें आता है सप्लाई, इसमें मेन है कि फंक्शंस कौन कौन से इसमें रोल प्ले करेंगे। तो ये जो एग्रीगेटर का रोल होगा, जो कचरा इकट्ठा करेंगे सभी जगह से, वो प्ले करना है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, वो यहाँ ले आएंगी जहाँ पे एग्रीगेटर होगा, जिसको बोलते हैं CBG डेवलपर। ये लेगा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद एग्रीगेटर्स एंड फार्मर। तो प्राइस क्या होगी, ये लोग जो वेस्ट ला रहे हैं उसका प्राइस डिसाइड करेगी, ये डिस्ट्रिक्ट कमेटी डिसाइड करेगी, एग्रीकल्चर वेस्ट की प्राइस और रिव्यू फार्मर पेमेंट, उनको पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों को ऑनलाइन करने के लिए एक एग्रीगेटर पोर्टल होगा। तो यहाँ पे मेन चीज इंपॉर्टेंट ये है कि एग्रीगेटर्स होंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो हमने देखा, FPOज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज एग्रीगेटर होंगे, वो यहाँ इकट्ठा के लेके आएंगे। और ये जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है वो एक प्राइस तय करेगी, जो कि ये जो डेवलपर है, CBG कंप्रेस्ड बायोगैस डेवलपर है, उसको पे करना होगा उनको। और ये सारी चीजें ऑनलाइन एक एग्रीगेटर पोर्टल पे मॉनिटर करी जाएंगी तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी। ये वाला इंपॉर्टेंट चीज था, ये हमने देख लिया, ये इसका कोर है। बाकी
वही है कि प्रमोशन ऑफ नॉन एडिबल ऑयल्स, जिससे कि वो बनाया जा सके बायोडीजल वगैरह, प्लांटेशन करना है पंचायत लैंड पे। बाकी चीजें ठीक हैं। इसका नोडल एजेंसी है वही यूपी नीडा जो हाइड्रोजन नेटवर्क है। उत्तर प्रदेश न्यू एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। न्यू एनर्जी को बोला जा सकता है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसका फुल फॉर्म है न्यू एन, यूपी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यूपी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। बाकी हाई लेवल कमेटी है डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कमेटी हमने जो बात करी थी यहाँ पे है। डिस्ट्रिक्ट कमेटी ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, डीएम हेडेड है। ये डिसाइड करेगी प्राइसेस वगैरह क्या है, एग्रीगेटर अप्रूवल करेगी, कॉन्ट्रैक्ट फैसिलिटेशन करेगी, डिमांड सेटल करेगी, यही इंप्लीमेंट कर रही है। बल्कि नोडल एजेंसी यूपी इंडिया है, इंप्लीमेंट डिस्ट्रिक्ट कमेटी कर रही है। चैलेंजेस वही हैं, रिमोट एरियाज में लॉजिस्टिक का इशू है। एग्रीगेटर जो हमने बोला कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास स्किलिंग की कमी है, कोऑर्डिनेशन लैक कर रहा है। तो बाकी ये याद रखेंगे कि पराली से हम प्रगति की तरफ बढ़े और कचरे से कारोबार की तरफ। हर गांव का अपना बायो प्लांट। अगले क्लास में हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक एंड अर्बन डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक एंड अर्बन डेवलपमेंट।